Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in the second part of Polity Knockout for 3-year law entrance examination. Whether it is DU LLB, MHCT or IIT Kharagpur or any of the 3-year law entrance examinations that you are targeting this year, we are here to wind up the polity syllabus by each and every aspect of the polity that an examiner can ask और may ask in the examination, right? तो I hope कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा अभी तक and you are ready for the part 2. तो प्लीज इनको देखिए, खत्म करिए, क्योंकि ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में रिवाइज करके दे देंगे. अगर आपने नहीं पढ़ा है पॉलिटी तो और बढ़िया है, क्योंकि ये टाइम है कि आप 2 वीडियोस को एक साथ देख करके आप खत्म कर सकते हैं अपने पूरे पॉलिटी का सिलेबस, वेदर इट इज प्रीएम्बल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और फॉर द पंचायत, फाइनेंसेस एंड व्हाट नॉट. You name the topic, we have it. So please इन सीरीज को अच्छे से देखिए, खत्म करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको देखना है, 1 महीने से के आसपास का टाइम है और इसमें एक बहुत मेजर चंक को खत्म करना है, जिसमें से पॉलिटी आपका 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा. एंड आई होप कि आप बाकी सेशंस को भी इसी एंथुसियाज्म के साथ देख रहे होंगे. चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है. लास्ट सीरीज में हमने 90 क्वेश्चंस किए थे और ये हमारा इस सीरीज में हम 70 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. तो टोटल 160 क्वेश्चंस है. एंड आई होप आप टेस्ट सीरीज में जो ज्वाइंड है बच्चे या ज्वाइन नहीं किया आपने, तो प्लीज ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर, DU LLB के लेटेस्ट पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, MHSET के लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा. तो रफली आप एग्जाम तक कहीं ना कहीं 600 से 700 क्वेश्चन पॉलिटी केवल आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको केवल कंप्लीट टेस्ट नहीं बल्कि उनके टॉपिक वाइज टेस्ट, उनके रिवीजन सब कुछ मिलता है, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक आंसर पता चल गया होगा आपको. इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन ये रिसेंटली अभी करंट अफेयर्स के पार्ट में भी इंक्लूडेड था, जिसको आप देख सकते हो इन द करंट अफेयर्स एस्पेक्ट, क्योंकि 1 जनवरी को इंडिया के 16th फाइनेंस कमीशन नियुक्त हो गए थे अरविंद पंगारिया साहब, ठीक है? अरविंद पंगारिया साहब इज द हेड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन और करंट फाइनेंस कमीशन के हेड है अरविंद पंगारिया, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट सुना नाम. इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन के हेड थे NK सिंह, ठीक है? तो ये भी फाइनेंस कमीशन के हेड थे. 16th एंड 17th फाइनेंस कमीशन जो भी बना अभी फॉर्म हुआ है उसके हेड थे, और ये अभी करंट हेड है अरविंद पंगारिया, करंट फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है और फाइनेंस कमीशन जो है वो आपको इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें आप बॉडीज पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो इन दोनों बॉडीज को पढ़ना जरूरी है. उसमें से एक क्वेश्चन है आपका फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन. NHRC के हिसाब से निम्न में से कौन उसका चेयरमैन हो सकता है? अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993. ये किस तरीके का बॉडी है? इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि 1993 के एक्ट से ये बन रहा है. तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इस 2-4 क्वेश्चन से हम वाइंड अप कर लेंगे. देखो, NHRC का कोई भी चेयरमैन हो वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज होने चाहिए. तो आंसर इज A, एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जब बात हो ही रही है तो आप लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ लिया होगा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 1(2) का 4 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 2(1) का 4. इसी तरीके से हम पढ़ते भी हैं क्लास में भी कि कैसे इन सब चीजों को जो टफ है उनको आसान किया जाए, कि बहुत सारे निमोनिक्स का यूज करके या बहुत सारी अलग अलग चीजों का यूज करके हम उसको आसान बनाएं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A member of a UPSC holds office for a term of. एक UPSC का मेंबर कितने साल तक का ऑफिस होल्ड करते हैं? तो UPSC का मेंबर है 665. वहीं पे स्टेट PCS का 62 हो जाएगा, ये याद रखना. तो आंसर इज D, 665 years of age, whichever is earlier. Who decides disputes relating to the allotment of symbols to the political parties? ये काफी न्यूज में भी चल रहा है, सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. जब आप महाराष्ट्र शिवसेना वाला देख रहे होगे तो बहुत सारा चल रहा है कि हु इज द रियल शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे. तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन.
और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है 324, और इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The UPSC submits an annual report of its work to, UPSC अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को करेगा, जो उसे अपॉइंट करता है वही उसी को तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन। अब यूपीएससी अपना रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को सबमिट कर रहा है तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट का क्या करेंगे? तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। बहरहाल ये रिपोर्ट जो है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, इट्स नॉट ऑफ अ बाइंडिंग नेचर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये दो तीन बातें हैं जो आप याद रखिए, रेस्ट जो चीजें हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू वाइंड अप कर लेंगे इन चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किस आर्टिकल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंक्लूड किया गया है? जीएसटी। देखो जीएसटी जो इंक्लूड किया गया है वो है 279A में, जीएसटी इज इन 279A। ठीक है, अब जीएसटी होता क्या है? तो एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन नेशन वन टैक्स का एस्पेक्ट है। जीएसटी तय कैसे होता है? तो जीएसटी तय करने के लिए काउंसिल बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दिस जीएसटी काउंसिल इज द क्लासिक एग्जांपल फॉर फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल की जब बात हो ही रही है तो देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल में मेंबर कौन कौन से होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होगा? जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उसके हेड होंगे। इसमें और भी मेंबर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया जाता है वो हमारे लिए पता रखना क्रूशियल है। तो टोटल डिसीजन 3/4 ऑफ द मेंबर का होना चाहिए, टोटल मेंबर का 3/4 डिसीजन तभी फाइनल होगा। ठीक है, सेंटर को 1/3 वोट है और स्टेट को 2/3, और जीएसटी काउंसिल का जो कोरम है वो हाफ ऑफ द मेंबर होता है। ठीक है, अगर मान लो जीएसटी काउंसिल में 20 लोग हैं तो एटलीस्ट 10 लोग होने चाहिए इस कोरम, इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। और इन जनरल पैरालांस व्हाट इज द कोरम? कोरम इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या फिर टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए कौन से मेंबर हैं या कौन से अपॉइंट हुए थे पर्टिकुलर पर्सन जिनका काम था कि ये नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग देखें। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा 7th का, दैट इज MN वेंकटाचलैया, दैट इज D। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NM वेंकटाचलैया, ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कमीशंस वगैरह के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। किसने कहा था आर्टिकल 356 विल बी अ डेड लेटर? आर्टिकल 356 है क्या? इट इज स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 356। अब किसने कहा था कि इट इज अ डेड लेटर? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो क्राफ्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या ड्राफ्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ही कहा था कि भाई आर्टिकल 356 इज अ डेड लेटर। नेक्स्ट पार्ट पे जाए, प्रोक्लेमेशन फॉर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन, कितने महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए? आर्टिकल 352 इज फॉर नेशनल इमरजेंसी और ये अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ, ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ हुम? तो कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है जब भी हम बात करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन दिस एस्पेक्ट, राइट। अब ये कैबिनेट की जो हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली टर्म था ही नहीं, ये आर्टिकल 352 से ऐड किया गया, लेकिन काउंसिल जो है वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आर्टिकल 75 में। तो इसका आंसर है बी, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना जरूरी है अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हो तो। द जज हु डिसेंटेड द एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इमरजेंसी का केस माना जाता है, जिसमें ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी हम कभी कभार कहते हैं उसे। तो इसमें जिस जज ने डिसेंट किया था दैट वाज HR खन्ना साहब। HR खन्ना ने डिसेंट किया था इसमें एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में।
इमरजेंसी के रिलेटेड एक कमीशन भी है, वो याद रखिएगा, शाह कमीशन। शाह कमीशन जिसके रिकमेंडेशन पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को भी बनाया गया। तो ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप पता रखिए, तो एग्जाम में प्रेशर कम होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हर कोई करके आएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको इमरजेंसी के समय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, देखते हैं। ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, स्पीक एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब आर्टिकल 19 का पार्ट है। पर्सनल लिबर्टी नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 आपका नहीं लिया जा सकता इमरजेंसी में। तो फिलहाल इसके हिसाब से आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। आंसर इज डी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड? नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड बेसिकली इसमें ये पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट से क्या है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A का पार्ट है, वो 42nd अमेंडमेंट से आया, ये बिल्कुल सही है। 52nd को एंटी डिफेक्शन लाया 1985 में, आया राम गया राम, अब तो खैर आया नीतीश गया नीतीश हो गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज, और 74th से क्या आया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 74th, ये याद रखिएगा। 8th को सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो ओरिजिनली था ना, इसमें क्या सा वो बात है? 8 का डी, इसका आंसर होगा डी। 14 का आंसर है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द 74th अमेंडमेंट, राइट। म्युनिसिपैलिटी ऐड किया गया 12th शेड्यूल में, और ये 11th शेड्यूल से जो हम अपने अभी देखा पंचायती सिस्टम 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, तो इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेशनल फ्लैग का रेशियो पूछा है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो प्लीज बी अवेयर, आप हड़बड़ी में गलती ना कर दो। दिस आंसर इज 2:3। इसमें विड्थ टू द लेंथ पूछा है, अगर वहीं पे लेंथ टू द विड्थ आ जाता तो 3:2 हो जाता आंसर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, विड्थ टू लेंथ रेशियो है 2:3 और लेंथ टू विड्थ है 3:2। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज एडल्ट सफरेज सिग्निफाइज? एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? पहले ये किस आर्टिकल में, ये देखो आर्टिकल 326, राइट टू वोट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 18+ जो भी है वो वोट कर सकता है। तो कहां पर है? 18 ईयर्स, ये रहा आंसर सी। बट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो पहले वोटिंग एज थी 21, उसके बाद हो गई 18 बाई किस अमेंडमेंट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैच करवाना है, देखते हैं क्या क्या है मैच कराने के लिए। आर्टिकल 39A डीपीएसपी का पार्ट है, क्या है इसमें? प्री लीगल एड। हमेशा याद रखिए जैसे जैसे मैच करिए वैसे वैसे ऑप्शंस देखते जाइए। तो ए का 4, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे लिए एलिमिनेट हो गया। स्मार्टली करते हैं ना। बी का 1 दे ही रखा है, 2, 1, 3 दोनों में ही 1 है ना, इसीलिए ये कॉमन है। अब सी क्या है? आर्टिकल 44 रिन्यूज में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी का 2 इसमें है। दिस इज द आंसर, ये एलिमिनेट हो गया आपके लिए अगेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, कम समय में आंसर निकालिए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब भी नहीं है, एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्टली डील करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनरिटन, ये तो गलत है यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा एक बेयर एक्ट है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके लिए एलिमिनेट हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही है। लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ सही बात है, लेकिन चौथा भी चेक करना जरूरी है। गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, नहीं, इट वाज नॉट अ गिफ्ट, इट वाज अ हार्ड वर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर। ये भी कट गया क्योंकि 4th नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द एक्सप्रेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए एंड आयरलैंड, सिंपल सी बात है, वहीं से लिया गया है ये। ऑन विच इशू श्री कृष्णा कमिटी इट्स रिपोर्ट इन 2010? टैक्स रिफॉर्म्स। जितनी भी कमीशंस की बात हो रही है वो हमने क्वेश्चन में ज्यादातर डाला है कि किस कमिटी का क्या रिपोर्ट था और किस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था। तो श्री कृष्णा कमिटी वाज फॉर द टैक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, हु कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? OCI, NRI, फॉर किसी को भी, कोई भी ले सकता है नेचुरलाइजेशन से। 12 साल रही है इंडिया में, ले जाइए। 23, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और एनी ऑफ देम। आंसर इज डी।
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप गलती करने का चांस कर ही नहीं सकते। यू डू नॉट हैव राइट टू डू रॉन्ग इन सच क्वेश्चंस। अब कभी कभार पार्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्ट ये में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंड हुआ था, है ना, अमेंड हुआ था, तो ऑब्वियसली किसी ए बी सी ऐसे में होगा, तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देख लो डी का 1 किस केस में है, ये चला गया हमारे लिए और ये चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी बच रहा है। इसमें बता रहे हैं सी का 2, तो पार्ट 4 में ये डाल देते हैं। पार्ट 1 में है आपको यूनियन एंड टेरिटरीज, तो ए का 4 किस में है, ये रहा, दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आप अगर थोड़ा सा पढ़े हो, हल्का सा भी कॉन्स्टिट्यूशन जाना है आपने, तो आप ये क्वेश्चन बहुत प्यार से निकाल लोगे, इसमें कुछ मेहनत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेट्स टू विच फंडामेंटल राइट। देखो अगर इसमें आर्टिकल पूछे तो 21A, और अगर फंडामेंटल राइट पूछे तो राइट टू एजुकेशन, और अगर ड्यूटी पूछे तो फंडामेंटल ड्यूटी, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसी से ऐड हुआ था। Initially there was 10 fundamental duties as per the recommendation of सरदार सवन सिंह कमेटी, but 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया after this amendment which is called as 86th constitutional amendment act। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, in which of the following case it was ruled that the government servant has no right to go on strike। किस केस में बताया गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास स्ट्राइक पे जाने का अधिकार नहीं है। टी.आर. रंगराजन, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, या फिर श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। या फिर सिहाट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज टी.आर. रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। PIL कैन बी फाइल्ड बाय किसी भी पर्सन, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इसको फाइल कर सकता है। आंसर इज सी। द राइट चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, देखो ये आ तो गया था 2009 में, लेकिन ये एनफोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010 में। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप 2009 लगाने के चांसेस ज्यादा हैं, बट याद रखना 1 साल बाद इसको एनफोर्स कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, कैन बी रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसी बात की थी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस के बारे में, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 मैच करना, अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन लाइक द अर्लियर वन, सो वी आर नॉट गोइंग टू डील इट अगेन, जो हम कर चुके हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 31 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। अभी जस्ट बात हुई हमारी, सरदार सवन सिंह कमेटी के बेसिस पे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 10, और लास्ट में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी बाद में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंपरेटिव टू शो द रिक्विजिट रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए कौन सा तरीका है, बताइए कौन सा तरीका है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए। सिंग एंड स्टैंड रिस्पेक्टफुली, स्टैंड रिस्पेक्टफुली, सिंग द सॉन्ग, ये टू बो। स्टैंड रिस्पेक्टफुली, गाना जरूरी नहीं है नेशनल एंथम। केस है जिहोवा विटनेस केस, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है जिहोवा विटनेस केस से रिलेटेड, ये नेशनल एंथम केस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैन अराइज, किसी पे भी हो सकता है, डेथ हो जाए, एक्सपायरेशन हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, या भाई साहब छुट्टी पे चले गए, क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पर्संस विच द प्रेसिडेंट का नॉमिनेट, फिलहाल 12 है, पहले 14 होता अगर इसमें एंग्लो इंडियन वाला हम पार्ट नहीं जोड़ते तो, क्योंकि एंग्लो इंडियन तो अब हट ही गया, तो एंग्लो इंडियन जब हट गया तो 12 इज द राइट आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं भाई, जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास होते हैं, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनको लेके आए हैं, या फिर वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर प्रेसिडेंट के लिए, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है आर्टिकल 75 में। अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आर्टिकल 78। A person who wants to be the vice president must be qualified to be a member of, वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए आपको अपर हाउस का मेंबर होना जरूरी, मेंबर होना नहीं बल्कि उसके मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट
कौन सर्व करेंगे एज ए प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ऐसा कर भी चुके हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ हिज ऑफिस? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपने ऑफिस का ओथ नहीं लेते हैं, बाकी सब लेते हैं, ये याद रखना। 40 हु डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का जो नॉमिनी होता है उनके पास अधिकार नहीं है कि राज्यसभा, क्योंकि भाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की जब बात होती है। क्वेश्चन नंबर 41 हु कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस? प्रेसिडेंट। गवर्नर हैज नो पावर टू पार्डन द डेथ सेंटेंस। 42 द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। 43rd who is the guardian of public fund? It is Comptroller Auditor General of India. Article 148 CAG is the guardian of public purse in India. 44 who has constitutional right to audience? It is Attorney General who have the right. Solicitor General कोई पोस्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। और अटॉर्नी जनरल करंट कौन है? आर वेंकट रमणी, ये बात पता होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75। हु कैन डिसॉल्व राज्यसभा? राज्यसभा को कभी डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो हु कैन का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 47 हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान आर्टिकल 108 में है और ज्वाइंट सिटिंग को हमेशा स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही प्रिसाइड करेंगे। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। बस ये 3 चीजें हैं इसमें। 48 पार्लियामेंट एटलीस्ट 2 बार तो मिलना है साल में, हर 6 महीने के गैप पे आपको मिल जाना है। वैसे 3 सेशन होता है, बजट, मानसून और विंटर, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप 2 बार तो एटलीस्ट मिले, बाकी आपको जितना मन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर रिक्वायर्स द प्रीवियस सैंक्शन? तो मनी बिल, हमेशा सैंक्शन की जरूरत होती है। 331 इट इज रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन, जो कि अब खत्म कर दिया गया है 2009 के बाद। तो 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, बट अब उतना जरूरी नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन इंडिया में, दैट्स व्हाई। द स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट कास्ट कर सकता है जब टाई होता है किसी भी सिचुएशन में, तो उनके पास कास्टिंग वोट का राइट होता है, ठीक है, तो उसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। तो जब भी टाई होगा तब वो कर सकते हैं, टिल द वोट्स ऑफ इन टाई इन वोट्स कैन कास्ट हिज वोट, दैट इज सी। 52 मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा? बहुत आसान है, मनी बिल केवल लोकसभा में आएगा, वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। द कोरम रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा इज, राज्यसभा में कोरम के लिए क्या जरूरी है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसका 1/10 हो जाए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 112 विच इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 55 इफ द बजट ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट गेट पास बाय 1 अप्रैल, तो गवर्नमेंट वोट एंड अकाउंट से काम चलाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट वोट एंड अकाउंट से काम चलाएगी। अगर मान लीजिए बजट पास नहीं हुआ है तो आर्टिकल 116 में वोट एंड अकाउंट का प्रोविजन है। 56 कौन से स्टेट्स में बाई कैमरा लेजिस्लेटिव है? तो 1 2 3 इज द आंसर। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू, कैसे अपॉइंट होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? जो जब हम स्टेट में बाई कैमरलिज्म की बात करते हैं तो स्टेट में मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। अब 15 में जो हमने बात की थी अभी बाई कैमरल, उसमें सारे हैं 1 2 3 4 5। यूपी में कुछ स्टेट में प्रोविजन है बट वो बना नहीं है, बट प्रोविजन है। सो 56 का आंसर ऑल रखिएगा। तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन नॉमिनेशन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आंसर इज डी, 57 का डी। वही चीज 58 में भी रिपीटेड है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर कौन होंगे भाई, तो जो पहले था वही होगा, इसका आंसर बहरहाल डी होगा यहाँ पर 58 का। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? जस्टिस लीला सेठ, दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं मैडम, और उत्तराखंड से थी, और फिर लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही एंड शी एक्सपायर्ड ईयर्स अगो। 60 disputes between states in India come to the Supreme Court under original jurisdiction, ये लास्ट हम लोगों ने सेशन में भी देखा था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। 62 salaries and allowances of judges of the Supreme Court of India charge on consolidated fund of India, contingency are the emergency funds। सुप्रीम कोर्ट का क्यूरेटिव पिटीशन 136 है, 137 होना चाहिए बेटर, या 143। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स मिनिमम एज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243B
इन द यूनियन लिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। देखो इसमें लिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी रहता है कि कुछ लोग 97 लेते हैं, कुछ लोग 99 लेते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो इट इज़ 97, ठीक है, इसमें 97 होगा। वहीं पर आपको स्टेट लिस्ट की जब बात कर दी जाएगी, जब स्टेट लिस्ट की बात की जाएगी तो स्टेट लिस्ट में यही नंबर 66 है, क्योंकि ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ था। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए बनाई गई। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 7 शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर, तो 3 लिस्ट के बारे में बात करता है 7 शेड्यूल हमारा। तो ये 70 क्वेश्चंस इतनी जल्दी कैसे हो गए या इतनी आसानी से कैसे हो गए? बिकॉज क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके भी एग्जाम में। और पिछले सेशन में हम लोगों ने आधे से ज्यादा मेहनत कर लिया था कि किसना क्या है नहीं है, पूरा एक एक पार्ट पढ़ा था। तो अगर आप इस पार्ट को बेटर एंजॉय करना चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट को देखो, तभी इस पार्ट पे आना, अदरवाइज इट विल बी लेस बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।